हेलो दोस्तों, वेलकम टू फार्मा की दुनिया। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को समझने से पहले गाइस हम एंटी माइक्रोबियल्स के बारे में समझते हैं। एंटी माइक्रोबियल्स टू वर्ड से मिलकर बना है, एंटी प्लस माइक्रोबियल्स। एंटी मीन्स अगेंस्ट, माइक्रोबियल मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड पैरासाइट। एंटी माइक्रोबियल सिंपल मीन्स कि ऐसे ड्रग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट वर्क करें उनको हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट या एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स बोलते हैं। एंटी माइक्रोबियल्स इंक्लूड, फर्स्ट है एंटी बैक्टीरिया। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनके अगेंस्ट वर्क कर रहा है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, एंटी बैक्टीरियल। ऐसे ड्रग जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करे या उनको किल करे उनको हम एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स बोलेंगे। लाइक बैक्टीरियल निमोनिया के अगेंस्ट वर्क करे। ठीक है, बैक्टीरियल निमोनिया को ट्रीट करे। सेकेंड है एंटीवायरस। ठीक है, यहाँ पे एंटीवर्ड यहाँ पे लगा देंगे। तो एंटीवायरस ऐसे ड्रग्स जो वायरस के अगेंस्ट वर्क करें। ठीक है, लाइक हर्पेस वायरस और HIV वायरस। एंटी फंगल ऐसे ड्रग्स जो फंगस के अगेंस्ट वर्क करें। ठीक है, लाइक ड्रग यूज फॉर ईस्ट इन्फेक्शन। ठीक है, एंटी पैरासाइट ऐसे ड्रग्स जो पैरासाइट्स के अगेंस्ट वर्क करें, लाइक मलेरिया की ट्रीटमेंट प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स। ठीक है, इनकी डिफिनीशन को सिंपल समझते हैं। एंटी माइक्रोबियल्स मीन एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटी फंगल एंड एंटी पैरासाइट्स आर अ मेडिसिन। एक ऐसी मेडिसिन है जिनका यूज होता है प्रिवेंट और ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन इन ह्यूमंस, एनिमल एंड प्लांट। किस एंटी माइक्रोबियल्स एक मेडिसिन है जिनका यूज इन्फेक्शन को ट्रीट करने और उनको प्रिवेंट करने में किया जाता है किसी भी ह्यूमन, एनिमल और प्लांट में। अब हम समझते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है। अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार क्या है, अकर्स व्हेन बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड पैरासाइट्स चेंज over time and no longer respond to medicines, making infection harder, difficult or even impossible to treat and increasing the risk of disease spread, severe illness and death. सिंपल टर्म समझते हैं कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है। जब ड्रग्स का, मेडिसिन का रिस्पॉन्स जो है वो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड पैरासाइट्स पे ना हो। ठीक है, वो कंडीशन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहलाता है। मतलब जो ड्रग्स है जिसके लिए दिया जा रहा है, ठीक है, ड्रग्स क्यों दिया जा रहा है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनकी वजह से हमें डिजीज़ कॉज हो रही है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनहिबिट हो, उनकी ग्रोथ इनहिबिट हो या वो किल हो जाए, इसके लिए हम ड्रग्स दे रहे हैं। बट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के इसमें जो ड्रग्स का रिस्पॉन्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे वो शो नहीं होगा। ये कंडीशन हमारा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहलाता है। उस कंडीशन में क्या होता है, मेकिंग इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन है वो हार्डर होता है, डिफ़िकल्ट होता है और इम्पॉसिबल टू ट्रीट। ठीक है, उनकी ट्रीटमेंट इम्पॉसिबल जैसे ही लगने लगती है। और इंक्रीज क्या होता है, रिस्क ऑफ डिजीज़, जो भी डिजीज़ है वो उनकी कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ती रहती है, वो फैलने लगता है, सीवियर इलनेस एंड पर्सन की डेथ भी हो सकती है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से। अब हम जो भी ड्रग्स है, मान लो हमें मलेरिया हुआ है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स की वजह से मलेरिया कॉज हो रहा है हमें, अगर हम एंटी पैरासाइट ड्रग दे रहे हैं, ठीक है, बट वो जो ड्रग्स है वो जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पैरासाइट है, उस पर कोई एक्शन ही शो नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में डिजीज़ को ट्रीट करना इम्पॉसिबल जैसा लगने लगेगा। डिजीज़ की कंडीशन जो है वो ख़राब होने लगेगी, पर्सन की जो हेल्थ है और ज़्यादा बिगड़ने लगेगी, वो तेज़ी से फैलेगा और पर्सन की डेथ भी हो सकती है इस कंडीशन में। तो ये सारा हमारा टर्म एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहलाता है। दूसरी टर्म में हम समझते हैं, एक सिंपल टर्म्स में और समझ लेते हैं। रेजिस्टेंस इज़ द एबिलिटी, रेजिस्टेंस में एक एबिलिटी होती है, उनकी एक योग्यता होती है टू अपोज द ड्रग्स, ड्रग्स के अगेंस्ट वर्क करना।
ठीक है, ड्रग्स का जो वर्क रहेगा उसके अगेंस्ट वर्क करेगी, उनकी एबिलिटी होती है। व्हेन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय द हाईएस्ट रिकमेंडेड डोज ऑफ द ड्रग्स की आप हाईएस्ट डोज भी देंगी, फिर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो ड्रग्स डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल बताया बैक्टीरियल निमोनिया, ठीक है, बैक्टीरियल निमोनिया, बैक्टीरिया की वजह से निमोनिया कॉज हो रहा है, तो हम एंटीबायोटिक जो एंटीबैक्टीरियल ड्रग हैं उनकी हाईएस्ट डोज भी दे रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, उस टाइम जो पेशेंट है उनकी ट्रीटमेंट के लिए हम हाईएस्ट डोज दे रहे हैं, ठीक है। फिर भी हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया है, वो उस डोज के अगेंस्ट जाएगा, ठीक है, उनके अगेंस्ट जाएगा। वो डोज जो है, वो ड्रग्स जो है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगी, ठीक है। ये कंडीशन हमारा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहलाता है। तो इसके रिजल्ट से क्या होगा, एज ए रिजल्ट द मेडिसिन बिकम इनइफेक्टिव, ठीक है, हमारा जो मेडिसिन है वो इनइफेक्टिव हो गया, इफेक्ट वो अपना दे ही नहीं रहा है, क्योंकि अब मेडिसिन का इफेक्ट क्या होगा, वो जाके जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ को इनिबिट करे ना, उनके अगेंस्ट वर्क करे, बट वो जा रहा है बॉडी में, ठीक है, बट वो वर्क ही नहीं सो कर रहा है, क्योंकि हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतना स्ट्रांग हो गया है कि उस ड्रग्स का उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे कोई असर नहीं हो रहा है। एंड इन्फेक्शन परसिस्ट, जो इन्फेक्शन है वो परसिस्ट हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा इन द बॉडी, आपकी बॉडी में, ठीक है। इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ स्प्रेड टू अदर्स, जिससे रिस्क बढ़ जाएगा एक दूसरे में फैलने का, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो एक दूसरे से फैलने का, कि ट्रीट नहीं होंगे तो बहुत ज़्यादा सेपरेट होंगे, पर्सन की जो हेल्थ कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगी, ठीक है, इंक्रीज रिस्क फैक्टर्स हो जाएंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि एंटी माइक्रोबियल्स क्या है एंड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। अब वाई रेजिस्टेंस इज अ कंसर्न, क्यों रेजिस्टेंस के बारे में इतना सोचा जा रहा है, ठीक है, उनके विषय में क्यों इतना विचार किया जा रहा है, क्या रीजन है, देखते हैं इस रीजन को। क्या है, पहला इंक्रीज मोर्टिलिटी ड्यू टू रेजिस्टेंस, मृत्यु दर बढ़ रही है। अब ड्रग्स देंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे कोई असर ही नहीं होगा तो हमारा डिजीज है जो ट्रीट नहीं होगा, जब ट्रीट नहीं होगा तो मृत्यु दर बढ़ेगी, ठीक। सेकेंड क्या है, रेजिस्टेंस माइक्रोस में सेपरेट इन द कम्युनिटी, अब रेजिस्टेंस कॉज कर ले रहा है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो ट्रीट नहीं हो रहा है, ना उनकी ग्रोथ रुक रही है, ना वो किल हो रही है, तो वो कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा सेपरेट होंगी, फैलेंगी। नेक्स्ट क्या है, रेजिस्टेंस एडेड बर्डन ऑन हेल्थ केयर कॉस्ट, अब रेजिस्टेंस कॉज हो रहा है, जो ड्रग्स दे रहे हैं उसमें पेशेंट ट्रीट नहीं हो रहा है तो और भी ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट होगी, तो हमारा जो हेल्थ केयर कॉस्ट है, जो इलाज हम 100 रुपये में कर ले रहे हैं, बट रेजिस्टेंस कॉज कर ले रहा है इस ड्रग्स, जो 100 रुपये में ड्रग्स मिल रहा है उसके खिलाफ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है रेजिस्टेंस कॉज कर लिया, इस ड्रग्स का माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे कोई रिस्पॉन्स नहीं रहा, तो अब हमें ड्रग्स चेंज करनी पड़ेगी, हमें दूसरी ड्रग्स देनी पड़ेगी, तो हमारा जो हेल्थ केयर कॉस्ट है, पैसा है, अब 100 तो लग गया, अब और भी चीज़ें चेंज करेंगे, और मेडिसिन देंगे, और टेस्ट करेंगे, तो हमारा ये 100 से ज़्यादा हो जाएगा ना पैसा, तो हमारा हेल्थ केयर कॉस्ट भी इंक्रीज होता है। नोट में सिंपल टर्म समझते हैं कि जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंस कॉज करता है किसी एंटी माइक्रोबियल एजेंट के अगेंस्ट, तो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट भी हमारा इनइफेक्टिव हो जाता है, और सम केसेस में जो ड्रग्स है कोई भी इफ़ेक्टिव थेरेपी प्रोवाइड नहीं करती है। इसके रिजल्ट से क्या होता है, जो भी ट्रीटमेंट चल रहा होता है वो फेल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बैक्टीरियल निमोनिया हुआ है, उस कंडीशन में हमारी बैक्टीरिया ने अगर रेजिस्टेंस कॉज किया हुआ है ड्रग्स के अगेंस्ट, तो जो भी ड्रग्स हम उसकी ट्रीटमेंट के लिए देंगे, निमोनिया की ट्रीटमेंट के लिए देंगे, वो ड्रग्स अपना कोई भी इफेक्ट शो नहीं करेगा, जिससे हमारा निमोनिया है वो ठीक नहीं होगा, उसकी कंडीशन और भी सीवियर होगी, पेशेंट और ज़्यादा सीवियर कंडीशन में जाएगा और वो डिजीज़ और भी ज़्यादा फैलेगी। तो यही हमारा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है कि जो भी ड्रग्स देंगे ट्रीटमेंट के लिए, वो ड्रग्स का असर पर्टिकुलर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे नहीं होगा, जिससे हमारी डिजीज़ ट्रीट नहीं होगी, हमारा ट्रीटमेंट जो है वो फेल हो जाएगा। नेक्स्ट है ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी मीन्स एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कैसे कॉज हो रहा है, उसका क्या रीज़न है, क्या कॉजेज़ हैं, ठीक है। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कॉज होने का मेन रीज़न है इंक्रीज्ड यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स का अधिक यूज करना। अगर हम
एंटीबायोटिक्स का अधिक यूज कर रहे हैं, उस कंडीशन में हमारे कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि रेजिस्टेंस कॉज कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा सेवरल और अदर फैक्टर हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के। हमारा फर्स्ट फैक्टर है बायोलॉजिकल कॉजेज। सम ऑफ द बायोलॉजिकल कॉजेज ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंक्लूड, फर्स्ट है सेलेक्टिव प्रेशर। सेलेक्टिव प्रेशर में क्या होता है, जो भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट है माइक्रोब्स को किल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। क्यों किल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो माइक्रोब्स हैं उन्होंने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जीन को कंटेन किया हुआ है, जिससे वो सरवाइव करते हैं और एंटी माइक्रोबियल एजेंट का असर उस माइक्रोब्स पे नहीं होता है। सेकेंड है म्यूटेशन। म्यूटेशन, माइक्रोब्स डिवाइडेड एवरी फ्यू आवर्स। अब जब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का डिवाइडेशन होगा, ठीक है, वो म्यूटेशन होगा, तो उस कंडीशन में और भी ज़्यादा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म और भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। ड्यूरिंग डिवीजन ऑफ म्यूटेशन एराइज इन सम ऑफ द माइक्रोब्स एंड सम म्यूटेशन मेक देम रेजिस्टेंस टू द एंटी माइक्रोबियल एजेंट। जीन क्या है, बैक्टीरिया विद एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डीएनए माइट ट्रांसफर देयर जीन्स टू द नॉन रेजिस्टेंस बैक्टीरिया। मानिए ये हमारा बैक्टीरिया है, इनमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जीन पाया जाता है, तो ये क्या करती हैं, ट्रांसफ़र करेंगी अनदर बैक्टीरिया में, जिससे ये बैक्टीरिया भी रेजिस्टेंस कॉज कर लेगा, ठीक है। सेकेंड है सोशल कॉजेज। द मैनर इन विच पीपल यूज एंटी माइक्रोबियल एजेंट कॉन्ट्रीब्यूट टू द कॉजेज ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। सोशल कॉजेज आर मेंशन बिलो। फर्स्ट क्या है, इनएप्रोप्रिएट यूज। जब हम जो भी ड्रग्स है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो भी ड्रग्स है, उसके कोर्स को प्रॉपर कंप्लीट नहीं करते हैं, तो कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं उस पर्टिकुलर ड्रग्स पे रिस्पॉन्स देना बंद कर देते हैं और रेजिस्टेंस कॉज कर लेते हैं। ऑल्सो वो ड्रग्स जो है इन्फेक्शन कॉज करने लगते हैं और हमारी जो भी डिजीज़ हुई है ना, उनको क्योर नहीं कर पाते हैं। दे कैन नॉट क्योर द माइक्रोब्स डेवलप रेजिस्टेंस। और माइक्रोब्स ने जो रेजिस्टेंस डेवलप किया है उसको वो क्योर भी नहीं कर पाते हैं। इनएप्रोप्रिएट यूज, ड्रग्स का इनएप्रोप्रिएट यूज करना। सेकेंड है एग्रीकल्चरल यूज। एग्रीकल्चरल का यूज का मतलब होता है जो ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया है वो फूड क्रॉप्स पे प्रेजेंट होता है और वो एक्सपोज टू फर्टिलाइजर और कंटामिनेटेड वाटर। वो फर्टिलाइजर और कंटामिनेटेड वाटर के एक्सपोज होने की वजह से हो रहा है। दस द डिजीज अफेक्टिंग द एनिमल पास टू ह्यूमंस, ठीक है। ये डिजीज क्या होता है, अफेक्ट करता है एनिमल्स को और आगे ह्यूमंस में भी फैलने लगता है। नेक्स्ट है हॉस्पिटल यूज। हॉस्पिटल में अगर कोई आप सीरियस इलनेस की वजह से आप एडमिट हैं, ठीक है, तो बहुत हायर डोज में एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स का यूज करने की वजह से जो माइक्रोब्स हैं वो रेजिस्टेंस कॉज कर लेते हैं पर्टिकुलर उस ड्रग्स के लिए, ठीक है, जिससे ट्रीटमेंट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा है फैक्टर ऑफ AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। क्या फैक्टर हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के? 4 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होने में। फर्स्ट है ड्रग रिलेटेड फैक्टर। ड्रग रिलेटेड फैक्टर का मतलब हम फेक ड्रग यूज कर रहे हैं, जो भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज करें वो फेक हो, उसकी जो क्वालिटी हो स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं हो। ओवर द काउंटर हमें ड्रग्स मिल रहे हैं तो अपने मन से कितना भी यूज कर दिया, ठीक है। ओवर द काउंटर अवेलेबिलिटी ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट, क्योंकि ओवर द काउंटर मिल रहा है ड्रग, ठीक है। उसके अलावा इरेशनल फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट, किसी ड्रग्स के साथ उसको चिपका दो, ठीक है, इरेशनल कॉम्बिनेशन कर दो। नेक्स्ट है पेशेंट फैक्टर। पेशेंट फैक्टर का मतलब है जो पेशेंट है ड्रग्स यूज करने का उसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ एजुकेशन हो गया, खुद से ही मेडिसिन ले लो ना, सेल्फ मेडिसिन, खुद से मेडिसिन अपने खा लो, डॉक्टर बन जाओ, ठीक है। मिसकॉन्सेप्शन, ऐसे कुछ रीजन होते हैं। उसके बाद है प्रिस्क्राइबर रिलेटेड फैक्टर। प्रिस्क्राइबर रिलेटेड फैक्टर ऑल्सो फिजिशियन रिलेटेड फैक्टर, मतलब जो आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं ड्रग्स, उन्होंने क्या क्या इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ अवेलेबल ड्रग, जो भी ड्रग्स है उनका इनएप्रोप्रिएट यूज किया, उसके बाद
ओवर यूज किया, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट बहुत ज़्यादा दे दिया, इनएडिक्वेट डोजिंग में दिया, प्रॉपर डोज में नहीं दिया, ओवर डोज दे दिया, ठीक है, या तो पर्टिकुलर जो डिजीज़ है उनके बारे में उनको करेंट नॉलेज नहीं हो, या जो आप मेडिसिन दे रहे हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट दे रहे हैं उनके बारे में उनको नॉलेज नहीं होता है, तो लैक ऑफ करेंट नॉलेज एंड ट्रेनिंग, उसकी वजह से रेजिस्टेंस कॉज हो रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में ह्यूज पॉपुलेशन एंड ओवर क्राउडिंग, रैपिड स्प्रेड, इंक्रीज ट्रैवलिंग या पुअर सैनिटाइजेशन, इंक्रीज कम्युनिटी एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, कुछ ऐसे रीजन्स हैं। बट आपको याद क्या रखना है, ऑल्सो जस्ट रिमेंबर देयर इज नेचुरल रेजिस्टेंस ऑफ बैक्टीरिया अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स, सो इट इज़ नॉट फॉल्ट ऑन दिस 4 फैक्टर। अगर जो हमारी बैक्टीरिया हैं उन्होंने नेचुरल रेजिस्टेंस कॉज किया हुआ है, जीन ट्रांसफ़र म्यूटेशन के थ्रू नेचुरल रेजिस्टेंस कॉज किया है, तो ये हमारे जो 4 फैक्टर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल समझते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कि किन किन डिजीज़ में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कॉज हो सकते हैं। या तो ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस एक मेजर थ्रेट है बिफोर डेवलपमेंट ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के बाद, क्योंकि हमारा ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की वजह से डिजीज़ कॉज होता है, ठीक है, तो अगर हम एंटीबायोटिक्स देते हैं तो हमारी कुछ टाइम पे कुछ सर्टेन ऐसे केसेस होते हैं जिसमें वो बैक्टीरिया पर्टिकुलर ड्रग्स के लिए रेजिस्टेंस कॉज करती है। नेक्स्ट है गोनोरिया। सेम गोनोरिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है कॉज बाई नाइजीरिया। गोनोरिया एक बैक्टीरिया के थ्रू होता है। ड्रग्स कभी कभी उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए रेजिस्टेंस कॉज करती है। इस्चेरिया कुलाई, ठीक है, इस्चेरिया कोलाई क्या है, दिस बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड बॉर्न डिजीज। ये बैक्टीरिया क्या है, रिस्पॉन्सिबल होता है फूड बॉर्न डिजीज एंड इन्फेक्शन इन द यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है। ये भी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रैपिडली रेजिस्टेंस कॉज करती है। ये बैक्टीरिया भी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रैपिडली रेजिस्टेंस कॉज करती है, ठीक है। इस बैक्टीरिया के यूज है फूड बॉर्न डिजीज कॉज करने में और इन्फेक्शन इन यूरिनरी ट्रैक्ट। नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया क्या है, मलेरिया डिजीज़ जो हो रही है हमें वो भी पैरासाइट्स की वजह से हो रही है। तो मलेरिया जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स है वो भी बहुत ही जल्दी डेवलप करती हैं रेजिस्टेंस हमारी किसी भी ड्रग्स के अगेंस्ट, एंटी माइक्रोबियल एजेंट के अगेंस्ट। तो ये कुछ सम एग्जांपल हैं जो कि बहुत जल्दी डेवलप करती हैं रेजिस्टेंस को, ठीक है। अब हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझते हैं। मैकेनिज्म क्या है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के, तो इसके 4 मैकेनिज्म है, 4 प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है इसकी मैकेनिज्म, ठीक है। आपको यहाँ पे नंबर भी दिख रहा होगा 1, 2, 3 एंड 4। 1 बाय 1 इसको हम डिस्कस करते हैं। ये हमारा बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, ये हमारा एक बैक्टीरियल सेल है। अब हमारा कोई भी एंटीबायोटिक्स, ठीक है, कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है, कैसे रेजिस्टेंस कॉज हो रहा है तो उसको हम समझते हैं। 1 बाय 1 हम एक इधर फिगर बनाते हुए समझते हैं एक एक को। सबसे पहले हम लोगों ने बना लिया ये बैक्टीरियल सेल वाल, ठीक है, और हमारा फर्स्ट जो कंडीशन है, फर्स्ट जो मैकेनिज्म है, पहली मैकेनिज्म को समझते हैं। पहली मैकेनिज्म क्या है, अगर हमारा कोई एंटीबायोटिक्स है वो आउटर ऑफ द सेल प्रेजेंट है, ठीक है, ये हमारा एंटीबायोटिक्स है, समझिए, ठीक है, ये हमारा एंटीबायोटिक्स है, ये आउट ऑफ द सेल प्रेजेंट है, हमारे बैक्टीरियल सेल के बाहर प्रेजेंट है। बट कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं कि हमारे जो सेल के मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, आउटर सेल मेम्ब्रेन है, वो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को कंटेन कर लेते हैं, ऐसे अडेयर कर लेते हैं जिससे कोई भी एंटीबायोटिक ना इंटर करता है देन बाहर चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा देखिए फिगर में बना हुआ है, क्या होता है जो ये सेल हैं इनके जो प्रोटीन है ना वो मॉडिफाइड हो जाते हैं। उस कंडीशन में जो एंटीबायोटिक्स ड्रग है वो हमारे सेल के अंदर ही नहीं जा पाता है, हमारे सेल मेम्ब्रेन से ही वापस रिटर्न बाहर चला जाता है, जिससे हमारे सेल जो बैक्टीरियल सेल है उस पर ड्रग्स का कोई असर नहीं होता है। ये हमारा अब ये बैक्टीरिया पर्टिकुलर इस ड्रग्स के लिए रेजिस्टेंस कॉज कर लिया है, ठीक है। क्यों कर लिया है, क्योंकि हमारा ये जो सेल है उनके जो प्रोटीन है वो मॉडिफाइड हो गए हैं, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स उनके पास है
ना, जो इंटरिंग बॉडी है तो उनके पास स्पेशल टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर it will be having which will be helping which bacterial सेल टू बिकम रेजिस्टेंस, जिससे प्रिवेंट होता है जो भी ड्रग्स है उनकी इंट्रेंसिंग, प्रिवेंटिंग इंट्रेंसिंग ऑफ ड्रग्स। ये भी जो ड्रग्स है ये बैक्टीरिया की जो सेल हैं उन्होंने स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके पास ऐसे नेचर हैं जिससे ये रेजिस्टेंस कॉज कर रहे हैं, और ये पर्टिकुलर ड्रग्स हमारे सेल के अंदर ही नहीं जा पा रहा है, हमारी जो सेल की प्रोटीन है वो मॉडिफाइड हो चुकी हैं। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है। एंड अब हम देखते हैं सेकेंड कंडीशन को, मॉडिफाइड ड्रग टारगेट। ठीक है, ये हमारा सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन को समझते हैं। इसमें क्या हो रहा है, जो ड्रग का टारगेट है वो मॉडिफाइड हो जा रहा है। मानिए हमारा कोई ये एंटीबायोटिक्स ड्रग है, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर इसका जो टारगेट साइड है ये है, ठीक है। अब ये इस पे जाके बाइंड करेगा, बट हमारा जो बैक्टीरिया है वो अपने टारगेट साइड को मॉडिफाइड कर लेता है, ठीक है। अब ये इस पे जो है जाके बाइंड नहीं करेगा एंड देन ये वापस फिर से सेल के बाहर आ जाएगा, अंदर तो जाएगा बट इसकी टारगेट साइड जो है वो मॉडिफाइड हो गई है, तो जिससे अल्टर एंटीबायोटिक टारगेट ये पर्टिकुलर इस पे जाके बाइंड नहीं होगा और ये हमारे सेल से बाहर आ जाएगा। ये हमारा सेकेंड मैकेनिज्म है, ठीक है। आपने यहाँ पे देखिए सेकेंड मैकेनिज्म ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है। अब हम अपने थर्ड मैकेनिज्म को देखते हैं। थर्ड मैकेनिज्म हमारा क्या है, इनएक्टिवेशन। इनएक्टिवेशन में क्या है आप समझिए, जैसे ये हमारा प्लाज्मिड है, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्लाज्मिड है। ना, प्लाज्मिड ने स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, स्पेशल टाइप्स की जीन को, जो कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जीन है, उसको कंटेन किया हुआ है। उस कंडीशन में जो हमारी एंटीबायोटिक्स है, मानिए हमारी यहाँ पे एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। ये एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, ये एंटीबायोटिक्स अगर जाएंगी सेल के अंदर, ठीक है, ये क्या करती हैं, ये जो एंटी माइक्रोबियल जीन है वो क्या करती है, एंजाइम प्रोड्यूस करती है, ठीक है। एंजाइम प्रोड्यूस करती है। ये कौन सी एंजाइम होती है, एंटीबायोटिक डिग्रेडिंग एंजाइम, ठीक है। ये एंजाइम क्या है, एंटीबायोटिक्स डिग्रेडिंग एंजाइम। ये एंजाइम क्या करती हैं, ये जो बैक्टीरिया है उसको डिग्रेडेट कर देती है, जिससे इस बैक्टीरिया का इस सेल वॉल पे कोई असर नहीं होता है। समझ रहे हैं। ये हमारी प्लाज्मिड कंटेन की है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जीन, AMR, ठीक है, जीन, ठीक है, इन्होंने कंटेन किया। ये क्या प्रोड्यूस कर रही हैं, एंटीबायोटिक डिग्रेडिंग एंजाइम प्रोड्यूस कर रही हैं। तो जो भी हम कोई भी एंटीबायोटिक्स देंगे वो उस एंटीबायोटिक को क्या करेगी, डिग्रेड कर देगी, जिससे उस एंटीबायोटिक्स का जो इफेक्ट है वो हमारे बैक्टीरियल सेल पे या बैक्टीरिया पे नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, थर्ड मैकेनिज्म है। अब हमारा फोर्थ मैकेनिज्म क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। फोर्थ मैकेनिज्म यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है, या तो एक ये रीजन है, या तो क्या होता है, एड ऑन फॉस्फेट ग्रुप ऑन द एंटीबायोटिक्स विच विल बी रिड्यूस एबिलिटी टू बाइंड टू द बैक्टीरियल राइबोसोम। एक इस तरीके को इसको और भी समझ सकते हैं कि हमारे जो बैक्टीरिया की राइबोसोम है वो क्या करती है, अपने आप को चेंज कर लेती हैं, जिससे हमारे जो एंटीबायोटिक्स है वो उनकी एबिलिटी लॉस हो जाती है उस बैक्टीरियल राइबोसोम पे बाइंड होने की। जब एंटीबायोटिक्स जो है वो बाइंड ही नहीं करेगी बैक्टीरिया के राइबोसोम पे, तो जिससे उसका कोई भी असर नहीं हो पाएगा, वो सेल के फिर से बाहर आ जाएगी। एक ये भी रीजन है इनएक्टिवेशन, थर्ड हमारा जो मैकेनिज्म है। फोर्थ मैकेनिज्म हमारा क्या है, पंपिंग आउट, ठीक है। पंपिंग आउट का मतलब इंक्रीजिंग एक्टिव इफ्लक्स ऑफ द ड्रग्स। इसमें क्या हो रहा है, आप से देखिए यहाँ पे इफ्लक्स वो बने होते हैं, ठीक है, ये इफ्लक्स पंप है। ये क्या है हमारा, इफ्लक्स पंप, ठीक है। यहाँ पे मानिए एक अनदर और भी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमारा एंटीबायोटिक्स है।
ये हमारा क्या है, एंटीबायोटिक्स। अब क्या होता है, ये एंटीबायोटिक्स क्या कर इंटर होता है सेल में, ठीक है, यहाँ पे इंटर हुआ, ये एंटीबायोटिक सेल के अंदर इंटर हुआ, बैक्टीरियल सेल के अंदर। ये रेजिस्टेंस जीन क्या करता है, ये जो जीन है वो इस एंटीबायोटिक्स को इफ्लक्स कर देता है बाहर की ओर। अब ये हमारा एंटीबायोटिक्स फिर से बाहर निकल जाता है। समझ में आया? ये जो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस जीन है, ये पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स को इफ्लक्स करता है, इफ्लक्स पंप के थ्रू बाहर सेल मेम्ब्रेन के बाहर, सेल वॉल के बाहर, जिससे हमारा ड्रग्स फिर सेल मेम्ब्रेन में नहीं रहता है और इस ड्रग्स का कोई भी इफेक्ट फिर शो नहीं होता है। ये इसका 4 मैकेनिज्म है, पंप आउट कर देता है। ठीक है, जो हमारी इफ्लक्स पंप है उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। यहाँ पे ये मेंशन किया गया है, ये यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, ये इसको इस तरीके से समझें, ये फिगर मैं दिखा दे रही, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे नंबरिंग दे दिया है। अब हम समझते हैं जो 4 मैकेनिज्म थे। पहले मैकेनिज्म क्या थी, लिमिटिंग अपटेक ऑफ अ ड्रग। ठीक है, कोई भी ड्रग्स लिमिट अमाउंट में अपटेक होगी। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ द ड्रग टारगेट। सेकेंड क्या था, हमारे जो ड्रग का टारगेट था, यहाँ पे ड्रग का टारगेट है ना, वो मॉडिफाइड हो जा रहा है। थर्ड क्या है, इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग। ठीक है, थर्ड हमारा मैकेनिज्म यहाँ पे है, जो ड्रग्स है वो इनएक्टिव हो जा रहा है, क्योंकि ये जो एंजाइम है, एंटीबायोटिक डिग्रेडिंग एंजाइम, इन ड्रग्स को डिग्रेडेट कर दे रही है। ठीक है, ये हमारा थर्ड मैकेनिज्म है। फोर्थ क्या मैकेनिज्म है, एक्टिव इफ्लक्स ऑफ ड्रग। ड्रग जो इफ्लक्स पंप है वो इसकी एक्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से ड्रग इजीली हमारे सेल के बाहर इफ्लक्स हो जा रही है। क्यों हो जा रही है, क्योंकि ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जीन, यहाँ पे AMR जीन है, प्रेजेंट है, इसकी वजह से। ठीक है, तो आपको ये 4 इसके मैकेनिज्म होप करती हूँ अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्या है, प्रिवेंट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। कैसे हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करें भैया, इतना सीरियस हो रहा है, डिजीज ठीक नहीं हो रही है ना, डिजीज ठीक नहीं हो रही है, डिजीजेस की सीरियसनेस बढ़ती जा रही है, पर्सन की डेथ होने के चांसेस हैं, इतनी ज़्यादा डिजीज सेपरेट हो रही है, तो अब इसको प्रिवेंट करने की ज़रूरत है ना। तो कैसे प्रिवेंट करें, फर्स्ट क्या है, डोंट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स फॉर वायरस लाइक कोल्ड और फ्लू। अब आपको नॉर्मल कोल्ड हुआ है, फ्लू हुआ है वायरस की वजह से, उस कंडीशन पे आप एंटीबायोटिक्स का यूज ना करें, क्योंकि आपको मैंने बताया ना, जो मेन कॉजेज है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का वो है इंक्रीज्ड यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। एक वर्ड याद करिएगा, इंक्रीज्ड यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स मेन कॉजेज ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर क्या है, डोंट प्रेशर योर डॉक्टर टू गिव एन एंटीबायोटिक्स। भैया अपने जो डॉक्टर है, कुछ ऐसे जानते हैं, एजेड पर्सन गए ना तो वो खुद से बोलते हैं, अरे आपने दवा दिया तो एंटीबायोटिक्स भी दे दीजिए, उसमें डॉक्टर्स को ही सलाह देने लगते हैं। तो अपने डॉक्टर को प्रेशर नहीं करिए एंटीबायोटिक्स देने के लिए। ठीक है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा यूज करना हमारे लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट क्या है, शुड गिव एन स्ट्रिक्टली फॉर प्रिस्क्राइब डेज। जितने दिन के लिए दिया गया है ना ड्रग्स, उतने ही दिन के लिए यूज करें, उसका इनएप्रोप्रिएट यूज ना करें, क्योंकि इनएप्रोप्रिएट यूज भी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कॉज कर सकता है। फिर एंटीबायोटिक्स शुड बी कंबाइंड ओनली देन नीडेड। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा, मैंने ऑलरेडी बताया ना, बेवजह की कॉम्बिनेशन के साथ एंटीबायोटिक्स नहीं दीजिए। जब एंटीबायोटिक्स नीड हो देने की तभी आप उसको कॉम्बिनेशन ड्रग में दीजिए, नहीं तो अवॉइड करिए, नहीं दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट शुड बी सेलेक्टेड प्रॉपरली विद अप्रोप्रिएट रूट टाइम एंड कंडीशन ऑफ पेशेंट। ठीक है, जो भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट दे रहे हैं उनमें उनकी सेलेक्टेड प्रॉपरली, उनको सेलेक्ट प्रॉपर करें और उनको अप्रोप्रिएट रूट से दें, सही रूट से दें, टाइम में दें एंड डोजेज में दें। ठीक है, जिस हिसाब से पेशेंट की कंडीशन हो। अब क्या है आगे, नोट पे क्या लिखा है इसको भी समझ लेते हैं। एंटी माइक्रोबियल्स, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल्स क्या होते हैं, एंटी माइक्रोबियल्स इज एन एजेंट दैट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्टॉप देयर ग्रोथ। ठीक है, ये क्या होते हैं, किल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और स्टॉप देयर ग्रोथ। ठीक है, उनकी ग्रोथ को इनिबिट करते हैं। एंटी माइक्रोबियल्स क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं और उनकी ग्रोथ को इनिबिट करते हैं। एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन कैन बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे एक्ट प्राइमरली अगेंस्ट। फॉर एग्जाम्पल, एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड antifungal are used against
फंजाई, ठीक है, फंगी। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट, ये क्लासिफिकेशन जो की गई है वो किस पे बेस्ड है, साइट ऑफ एक्शन पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ एक्शन। फर्स्ट क्या है, इनिबिटर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म लाइक सल्फोनामाइड, ट्राइमेथोप्रीन। नेक्स्ट है इनिबिटर्स ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस। आप देखिए अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी समझते रहिए। क्या, इनिबिटर्स ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस, बीटा लैक्टम लाइक पेनिसिलिन, सिफेलोस्पिरिन, मोनोबैक्टम। इसके अलावा वेनोमाइसिन एंड फोस्फाइसिन। अब समझते हैं ये हमारा क्या है, ड्रग्स जो हैं वो कैसे एक्शन शो कर रहे हैं, ये दिखाया गया है, ठीक है। हमारे ड्रग्स के क्या क्या एक्शन है, जैसे ये सारे ड्रग्स हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल वॉल को जो सेल वॉल के सिंथेसिस है उसको इनिबिट कर रहे हैं, ठीक है। ये ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम रेजिस्टेंस कॉज कैसे हो रहा है उसके एक्शन को यहाँ पे समझाया, ये दोनों डिफरेंस है, बट हम दोनों को कोरिलेट करके कुछ समझा रहे हैं, उसको आप ध्यान दीजिए। जैसे बीटा लैक्टम जो एंटीबायोटिक्स है ना, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, स्यूडोमोनास ऑरिज़ोगोना, हमारा ये स्यूडोमोनास एरोजिनस, ये हमारा एंटीबायोटिक है, ठीक है। ये अगेंस्ट क्या करता है, कार्बापिनिन। ये एक बीटा लैक्टम है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है, कार्बापिनम्स, ठीक है। ये स्यूडोमोनास एरोजिनोसा जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया इसके अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंस कॉज करता है। इस बैक्टीरिया के ऊपर ना अगर इस ड्रग्स का आप यूज काफ़ी किए हैं तो ये ड्रग्स जो है अभी इस बैक्टीरिया पे वर्क नहीं करेगा, ठीक है। वैसे ही वीजा स्ट्रेन और एस एरियोजा की जो स्ट्रेन की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, रेजिस्टेंस कॉज करते हैं किसके अगेंस्ट, वेनोमाइसिन के अगेंस्ट। उसके अलावा कुछ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो एमिनोग्लाइकोसाइड्स के अगेंस्ट जो है कॉज करते हैं रेजिस्टेंस। मेनी ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कॉज करते हैं रेजिस्टेंस क्यूनोलोन्स के। ये सारे जो रेजिस्टेंस हैं वो फर्स्ट मैकेनिज्म जो है इसके उसको फॉलो करते हैं हमारा। अब नेक्स्ट जो थर्ड कैटेगरी है ड्रग्स का वो है इनिबिटर्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की सिंथेसिस इनिबिट करने के लिए, ठीक है। प्रोटीन की सिंथेसिस जैसे अब ये ड्रग्स कैसे वर्क करते हैं, ये मान लीजिए हमारा बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया का सेल वॉल है। हम यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट कर देंगे, राइबोसोम को इनिबिट जाके बाइंड हो जाएंगे राइबोसोम पे, उसको इनिबिट कर देंगे तो राइबोसोम पे इनिबिट जब बाइंड हो जाएंगे तो राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करेगा। जब प्रोटीन नहीं बनेगा तो हमारा सेल डिग्रेडेट हो जाएगा, हमारी जो बैक्टीरिया उसकी डेथ हो जाएगी। बट अब रेजिस्टेंस कॉज हो गया तो अब ये ड्रग्स जो हैं इनका जो वर्क था वो प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। अब ये प्रोटीन सिंथेसिस जो है अब नहीं हो पाएगी जब रेजिस्टेंस कॉज होगा, यही समझाने की कोशिश मैं यहाँ पे कर रही थी। अगर रेजिस्टेंस कॉज हो गया तो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, सेल वॉल इनिबिट नहीं कर पाएंगे बैक्टीरिया, जिससे हमारे बैक्टीरिया पे कोई असर ही नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही और भी एग्जांपल हैं, सेल मेम्ब्रेन को इनिबिट करना, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस को जिससे हमारा बैक्टीरियल सेल की डेथ हो जाए। न्यूक्लिक एसिड के फंक्शंस को इनिबिट करना, सिंथेसिस को इनिबिट करना जिससे हमारी बैक्टीरिया डेथ हो जाए। बट जब रेजिस्टेंस कॉज होता है ना तो इनके जो ड्रग्स के जो मेन फंक्शन है, ठीक है, जो मेन एक्शन है वो एक्शन ही इनिबिट होता है इस कंडीशन में, ठीक है, वो एक्शन ही इनिबिट होता है। यहाँ वेनोमाइसिन का एक्शन क्या है, सेल वॉल की सिंथेसिस को इनिबिट करना। बट वीजा स्ट्रेन और एस ऑरियोज स्ट्रेन की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनका जो फंक्शन है सेल वॉल की सिंथेसिस को इनिबिट करना, ये अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, इन पे कोई असर, इस स्ट्रेन की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन पे कोई असर नहीं होगा, ठीक है। वैसे ही जो सेकेंड टाइप है, सेकेंड टाइप की एग्जांपल आप समझ सकते हैं, म्यूटेशन इन आरएनए पॉलीमरेज रिजल्टिंग इन रेजिस्टेंस टू रिफामाइसिन। रिफामाइसिन क्या करता है, सेकेंड मैकेनिज्म को फॉलो करता है, क्या करता है, ये रेजिस्टेंस कॉज करता है। उसके अलावा म्यूटेशन इन डीएनए गाइरेज रिजल्टिंग इन रेजिस्टेंस टू क्यूनोलोन्स। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। स्टाइफाइलोकोकाई अगेंस्ट मेथिसिलिन एंड अदर बीटा लैक्टम्स, ठीक है, ये सारे जो है सेल वॉल की सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं। उसके बाद थर्ड का एग्जाम्पल है इंटेरोबैक्टीरियाज अगेंस्ट क्लोरमफेनिकोल, ठीक है। फोर्थ का एग्जाम्पल है, फोर मैकेनिज्म का एग्जाम्पल है इकोलाई एंड अदर जो इंटेरोबैक्टीरियाज है अगेंस्ट टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। इसके अलावा इंट्रोबैक्टीरियाज अगेंस्ट क्लोरमफेनिकोल। ये आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं,
आप देखिए ये पर्टिकुलर इस रूट को, ये फोर्थ के लिए, ये थर्ड के लिए, सेकेंड और फर्स्ट के लिए, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, एक बार इसको आप मैकेनिज्म नंबर डाला हुआ है उस मैकेनिज्म के, वो एग्जाम्पल हैं। आपको ऑलरेडी मैंने मैकेनिज्म डिस्कस किया हुआ है, आप कंफ्यूज नहीं होएगा। ये जो मैकेनिज्म है ये है जो भी रेजिस्टेंस कॉज हो रही है उसके, कैसे रेजिस्टेंस कॉज हो रहा है, और ये जो है हमारा एक्शन है वो हमारा ड्रग्स कैसे एक्शन शो करके बैक्टीरिया के ग्रोथ को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को किल कर रहा है और इनहिबिट कर रहा है। बट जब रेजिस्टेंस कॉज हो जाएगा तो इसका जो पर्टिकुलर ड्रग, जो भी ड्रग्स है उनका जो भी परफॉर्मेंस, जो फंक्शन है ना, वो इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी क्लासिफिकेशन को समझाया है। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, वीडियोस को लाइक करिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग फार्मा की दुनिया।